हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक पढ़ेंगे। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीटी और टूल्स जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं RFLP, जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये याद रखना। तो the DNA isolated from an individual organism has a unique sequence, and even the members within a species differ in some parts of their sequence. तो हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल यानी कि स्पीशी भी के अंदर जो डीएनए है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसा हमने जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक चैप्टर में पढ़ा था एसएनपी के बारे में, और वहाँ पर ये भी पढ़ा था हमने कि 99% डीएनए जो है वो सेम होता है, लेकिन 0.2% जो है चेंज होता है, यानी कि उसमें डिफरेंसेस होते हैं। एंड इसी की वजह से हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि कोई भी जो ह्यूमंस हैं सेम नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं। मीन्स उनका फेस डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो सब लोग अलग अलग हैं, तो ये यही बता रहे हैं। द रेस्ट्रिक्शन साइट्स वुड ऑल्सो वेरी, एंड हेंस इफ डीएनए फ्रॉम गिवन इंडिविजुअल वॉज सब्जेक्टेड to digestion with restriction enzyme, the fragment generated would vary when compared with another individual's DNA similarly digested. तो इसमें कर क्या रहे हैं हम कि हम किसी टू इंडिविजुअल के डीएनए को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए जैसा हमें पता है कि जो डीएनए है सबका सेम नहीं है, कुछ डिफरेंसेस है। तो उस डिफरेंसेस की वजह से जो उसके रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे, यानी कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर रिकॉग्नाइज करेगा वो पर्टिकुलर सीक्वेंस, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो वो भी डिफरेंट होंगी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगी। तो अगर हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं, एक जैसे समझ लो इंडिविजुअल ए से हमने डीएनए निकाला और इंडिविजुअल बी से हमने डीएनए निकाला, एंड इनको डाइजेस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी दोनों ही डिफरेंट हैं। तो इन दोनों के डीएनए में जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी वो भी अलग अलग होंगी, इसलिए जो फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे दोनों में वो भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे एक ये इंडिविजुअल ए है और एक इंडिविजुअल बी का डीएनए है, तो हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, इन दोनों डीएनए को टेस्ट ट्यूब में लिया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाले। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाले तो उनको जहाँ भी उनका पर्टिकुलर सीक्वेंस दिखेगा वो वहाँ पे कट कर देंगे, कट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे डीएनए जो है फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। जैसे इंडिविजुअल ए में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यहाँ पे कट लगा देगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ तक। तो ये जो है फ्रेगमेंट्स, एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट, ये 4 और ये 5, हमें 5 फ्रेगमेंट मिल गए। वैसे इंडिविजुअल बी में देखें तो पता चला इसमें कुछ अलग है, तो यहाँ पे इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये 2 फ्रेगमेंट क्रिएट हो गए, और एक यहाँ पे। तो हमें 1 2 3 और ये 4 फ्रेगमेंट्स मिले इंडिविजुअल बी के। तो हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं लेंथ के, जैसे बी में अलग मिले फ्रेगमेंट्स और ए में डिफरेंट मिले फ्रेगमेंट्स, इनका लेंथ भी चेंज है। इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया है, क्योंकि इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो उसमें जो लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आ रही है, मतलब वैराइटीज़ ऑफ लेंथ, यानी कि अलग अलग साइज़ की लेंथ हमें मिल रही है डाइजेशन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो अब हमें डिफरेंट साइज़ के लेंथ की फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब उनको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि उनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उनको जेल पर रन कराएंगे और जो फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। This variation in size, length of restriction enzyme generated fragment among individual within a given species is termed as RFLP. मैंने ये बता दिया, ठीक है। A schematic representation of how RFLP are generated is given below. A major application of this technique is DNA fingerprinting analysis. तो ये याद रखना कि इस एप्लीकेशन यानी कि इस टेक्निक का, RFLP का क्या एप्लीकेशन है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। और आगे इसको हम लोग पैटर्निटी टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये पता लगाने में कि किसी भी बच्चे का पेरेंट कौन है, अगर डिस्प्यूट होता है तो कभी, मतलब पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को, RFLP। तो एक बार डायग्राम में जो दिया है वो उसको भी समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था कि एक इंडिविजुअल ए से और इंडिविजुअल बी से हमने आइसोलेट किया डीएनए और उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराया, हमें अलग अलग वेरिएशन के लेंथ मिले, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले। अब इनको जो है हम जेल पर रन कराएंगे, ये जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे हम, सेपरेट फ्रेगमेंट यूजिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में तो पता ही होगा कि वो जो है ना वो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है। इसमें जो एगरोस जेल होता है वो उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो जो बड़े वाले फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के वो पोर्स के अंदर से आसानी से पास नहीं कर पाते, तो ऐसे ही ये सेपरेट करता है, ठीक है। और जो छोटे होते हैं वो पास करते जाते हैं। तो ऐसे जो है साइज़ के बेसिस पे जो स्ट्रैंड्स हैं, फ्रेगमेंट हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहता है
और हम लोग जो डीएनए का लोड करते हैं वो नेगेटिव साइड को करते हैं, और हमें पता है कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो ऐसे जो है सेपरेट हो जाते हैं विद द मतलब अपने साइज़ के बेसिस पे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में एक बार यूट्यूब पर वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो, बहुत आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे इसमें कुछ जानना तो है नहीं, बट ये बस याद रखना कि ये सेपरेट कर देता है फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमें फ्रेगमेंट्स मिले होंगे उस हिसाब से, जैसे लार्ज वाला सबसे इधर होगा और सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट इधर इस तरफ पॉजिटिव की तरफ होगा, तो ऐसे जो है वो सेपरेशन हो जाएगा साइज़ का। तो हमें जैसे एक इंडिविजुअल ए का हमें ये मिला क्योंकि उसमें फ्रेगमेंट्स ऐसे जनरेट हुए थे, और इंडिविजुअल बी में ऐसे फ्रेगमेंट्स मिले क्योंकि उसमें अलग तरीके के फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए थे। तो ऐसे सेपरेट करके हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो इससे पता क्या लग रहा है कि इससे ये पता लग रहा है कि जो इंडिविजुअल है मतलब डिफरेंट है, और इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल पैटर्निटी टेस्ट में। तो जैसे हमें पता लगाना है कि उस एक इंडिविजुअल है जिसमें फादर को लेकर डिस्प्यूट हो गया कि किसका फादर, मतलब कौन फादर है। दो लोग आ रहे हैं और दो लोग बोल रहे हैं कि हम हैं फादर इनके। तो हम लोग उनका डीएनए निकालेंगे, दोनों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे सेम मेथड यूज़ करके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेपरेशन हो जाएगा। एंड देन हम लोग जो सन है जो भी, तो उसका भी हम लोग डीएनए लेंगे और उसका भी सेम तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेंगे। तो हमें जिसमें ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखेगी, जैसे इंडिविजुअल ए से ज़्यादा मिलेगा उसका फ्रेगमेंट का जो भी सेपरेशन है, तो इंडिविजुअल ए है उसका फादर, अगर इंडिविजुअल बी से मिलेगा तो इंडिविजुअल बी है उसका फादर, ठीक। ऐसे देखते हैं। सो ये सिंपल है, बस इसका एप्लीकेशन याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस और पैटर्निटी टेस्टिंग, ये। और फिर ये तो बहुत आसान है। फिर उसके बाद कि ये वेरिएशन इन साइज़ जो हमें फ्रेगमेंट्स के मिलते हैं उसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये बुक से एक बार पढ़ लेना अच्छे से एंड इसी को लर्न कर लेना। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन रेस्ट्रिक्शन RFLP, तो ऐसे एक्सप्लेन कर लेना और डायग्राम भी बना देना, अच्छा होगा। अब आगे ये बता रहे हैं कि इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स वैरी इन देयर RFLP पैटर्न एज इंडिकेटेड सिमेट्रिकली इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये बता रहे कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो वैरी नहीं करते RFLP पैटर्न में, जो हमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। अगर दो ट्विन्स हैं यानी कि मोनोजाइगोटिक एक ही जाइगोट से बने हैं, तब उनमें आइडेंटिकल ट्विन्स में हमें RFLP नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादा उनका पूरा जो डीएनए है वो सेम होता है, इसलिए वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। तो इसमें RFLP नहीं दिखता, ये याद रखना। एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स में RFLP नहीं मिलता और सब में मिलता है। Hence the term DNA fingerprinting is used, and this is the basis of major technique used in forensic science to identify and relate individuals, ठीक है। तो अब हम आगे अदर एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अदर एंजाइम्स जो यूज होते हैं इन द क्लोनिंग यानी कि RDT में, वो हैं DNA लाइगेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इन एडिशन टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देयर आर सेवरल अदर एंजाइम्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आर DNA टेक्नोलॉजी। Two of these are DNA ligase and alkaline phosphatase. DNA ligase. These enzymes form phosphodiester bond between adjacent nucleotide and covalently links two fragment of DNA. तो DNA ligase क्या करता है? ये एक एंजाइम है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जो मोनोमर होते हैं डीएनए का, ठीक है। मतलब डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो टू न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये करता है DNA लाइगेज, एंड इसीलिए वो टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को जोड़ता भी है, ठीक है। ये याद रखना, इसका फंक्शन क्या है। द रिएक्शन रिक्वायर्स वन ऑफ द फ्रेगमेंट टू हैव 5' फॉस्फेट रेसिड्यू एंड अदर 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए हमें 3' और 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5' फॉस्फेट ग्रुप का होना जरूरी है, तभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सकता है। जैसे इस डायग्राम में ये पेंटोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में होता है, ये बेस होता है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस, और यहाँ ये होता है 5' कार्बन, ठीक है। इसको बोलते हैं 5' कार्बन, और यहाँ से अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और ये होता है 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देता है H2O, यानी कि पानी जो है H2O रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये बन जाता है, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं। तो यही है इसमें सिर्फ। तो जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड और टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को कोवैलेंटली लिंक करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए डीएनए लाइगेज को 5' फॉस्फेट रेसिड्यू और 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जरूरत है। ये याद रखना। इन अ प्रीवियस सेक्शन इट वाज इंडिकेटेड हाउ टू फ्रेगमेंट कट विद eco R1 would stick together. DNA ligase seals this by forming a covalent bond. DNA ligase isolated from bacteriophage T4 is frequently used to ligate different DNA fragment in order to generate rDNA molecule. तो DNA ligase जो है जैसा कि हमें eco R1 में देखा था कि कोहेसिव एंड बनते हैं, यानी कि आपस में फिट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप बन जाती है।
और डीएनए लाइगेज बाद में आकर उनको यानी कि सील कर देता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर और उनको कोवैलेंटली लिंक कर देता है। अब ये जो डीएनए लाइगेज है वो आइसोलेट कहाँ से हुआ था, तो ये याद रखना फ्रॉम बैक्टीरियोफेज T4, ठीक है। डीएनए लाइगेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज T4, ठीक है। और ये डीएनए लाइगेज सिर्फ आरडीटी में नहीं, हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। नॉर्मली जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन में भी वो हेल्प करता है, अगर रेप्लिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा, किसी को पता होगा तो लाइगेज एंजाइम होता है रेप्लिकेशन के टाइम पे। नाउ दूसरा एंजाइम जो चाहिए हमें, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। लाइगेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ 5' phosphate group if some of the fragment are treated with alkaline phosphatase to remove their phosphate group, then these cannot ligate with themselves and are forced to ligate with other fragments containing 5' phosphate group। तो अभी हमने जो देखा था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि 5' फॉस्फेट ग्रुप चाहिए और 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है कि फॉस्फेट ग्रुप 5' एंड से हटा देता है। तो अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ये बता रहा है बस ये कि लाइगेशन यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए प्रेजेंस ऑफ 5' फॉस्फेट ग्रुप ज़रूरी है और 3' भी है, बट अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव कर देता है फॉस्फेट ग्रुप को। तो ये ऐसे बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आगे होगा क्या। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, रिमूव देयर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप हट गया 5' एंड से, तो क्या अब वो जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो 3' एंड है जिसके पास, वो 5' एंड से तो जुड़ ही नहीं पाएगा। तो अब ये किसी उस फ्रेगमेंट से जुड़ेगा जिसके पास 5' एंड है। तो यही बता रहा है इसमें, देन दीज कैन नॉट लाइगेट विद देमसेल्फ से यानी कि एंड आर फोर्स्ड टू लाइगेट विद अदर फ्रेगमेंट कंटेनिंग 5' फॉस्फेट ग्रुप। तो ये यूजफुल कहाँ है, हेंस दिस इज यूजफुल स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन विच वुड अदरवाइज लीड टू वेस्टफुल लाइगेशन ऑफ फ्रेगमेंट ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो देखो क्या हो रहा है कि जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया, उसको डाइजेस्ट करा दिया, मतलब वेक्टर को उसकी हेल्प से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर कट कराकर उसको ये फ्रेगमेंट जो है हटा दिया। और वैसे ही सिमिलरली हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी अपने आइसोलेट कर लिया फ्रॉम द डीएनए फ्रेगमेंट। अब इन दोनों को हम क्योंकि हमें ये फ्रेगमेंट यहाँ पर जोड़ना है, इसलिए हम इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देते हैं। उसके अंदर डीएनए लाइगेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी डाल देते हैं, क्योंकि डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों डालते हैं, ये देखो। अगर देखो समझ लो कि ये 5' एंड है और यहाँ पे 3' एंड, क्योंकि जब कट होगा यहाँ पे तो यहाँ कुछ तो होगा ना एंड पे 5' एंड और यहाँ पे अपोजिट में 3' एंड। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में ही मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाए और ये ऐसे लिंक हो जाए, ये जो वेक्टर है ये ऐसे लिंक हो जाए, मतलब जुड़ जाए। तो फिर अब ये जो इंसर्ट है ये कहाँ जुड़ेगा, तो ये तो गलत बात होगी ना, मतलब हम क्या चाहते थे और क्या हो गया। तो हमें तो इंसर्ट को यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो वेक्टर है, वेक्टर को अल्कलाइन फॉस्फेटेज डालकर, सबसे पहले वेक्टर को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर उसका जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करा दिया, देन अल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल देते हैं इसमें, ताकि जो ये जो है वेक्टर से 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप जो है हटा देता है, ठीक है। फिर हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसके साथ अपना इंसर्ट और वेक्टर और लाइगेज एंजाइम दैट इज डीएनए लाइगेज भी डाल देते हैं। तो जो क्योंकि 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो जो ये वेक्टर है अब ये लाइगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। तो अब ये क्या करेगा, जो इंसर्ट है हमारा, जैसे ये 5' एंड और ये 3' एंड, तो ये जो 3' एंड है ये इससे बाइंड कर लेगा, ये समझ रहे हो ना, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5' फॉस्फेट ग्रुप मिलकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे और ये लिंक हो जाएंगे यहाँ पर। बाद में हम वापस से यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर हम जो है ये फ्रेगमेंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, क्योंकि उससे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमें तो इंसर्ट इसके इधर लगाना है, हमें वापस थोड़ा ना वेक्टर वापस जुड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और ऐसा भी नहीं होता कि जो सारे वेक्टर में सब इंसर्ट जो है लग जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में जो आउटकम होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, यानी कि परसेंटेज जो है बहुत कम होता है सक्सेसफुल होने का, ठीक है। तो यहाँ पर यही चलता है। तो इसीलिए इसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ याद रखना कि इट इज़ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन, ठीक है, विच वुड अदरवाइज लीड टू वेस्टफुल लाइगेशन ऑफ फ्रेगमेंट ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ये भी याद रख लेना कि ये रिमूव कर देता है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड, तो इससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन नहीं पाएगा और इसीलिए सेल्फ लाइगेशन रोकता है, मतलब प्रिवेंट करता है। अब हाँ, एन इंसर्ट इज लाइगेटेड टू वेक्टर इन जनरेटिंग rDNA एज वेक्टर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सेल्फ लाइगेशन बाई ट्रीटिंग इट विद अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये मैंने बता दिया आपको। Alkaline phosphatase were used for this purpose is purified from bacteria and calf intestine। तो alkaline phosphatase कहाँ से हमें मिला था, तो ये याद रखना फ्रॉम बैक्टीरिया एंड calf intestine, ये याद रखना। टू एग्जाम्पल, जैसे डीएनए लाइगेज हमने आइसोलेट किया था फ्रॉम बैक्टीरियोफेज T4 और alkaline phosphatase हमने आइसोलेट किया फ्रॉम बैक्टीरिया एंड calf intestine। तो अब हमने
रेस्ट्रिक्शन मतलब एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया कि कैसे जो है हम आरडीएनए बनाएंगे। अभी तो बनाया नहीं हमने आरडीएनए, अभी वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो अभी एंजाइम्स के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि हमें क्या क्या चाहिए आरडीएनए में बनाने के लिए। एंजाइम्स के बाद हम वेक्टर पे आ जाते हैं। अब वेक्टर ही हमारा कैरियर मॉलिक्यूल है, यानी कि उसकी वो व्हीकल है जो हमारे इंसर्ट को कैरी करेगा, तो इसीलिए व्हीकल फॉर क्लोनिंग बोला गया इसको। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी में तो हमारा इंसर्ट जो है वो जाकर जुड़ेगा। नाउ अनदर मेजर कंपोनेंट फॉर जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज वेक्टर सच एज प्लाज्मिड। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ वेक्टर सर्व एज व्हीकल टू कैरी फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इनटू होस्ट सेल। अ वेक्टर मस्ट पोजेस सर्टेन फीचर्स। तो वेक्टर करता क्या है ये याद रखना, वेक्टर सर्व एज व्हीकल टू कैरी फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इनटू द होस्ट सेल, ये फंक्शन है उसका। अब वेक्टर जो है हम ऐसे ही तो चूज कर नहीं लेंगे, वेक्टर के पास सम फीचर्स होने चाहिए जिनको देखकर हम उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। हम ये जो है हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर इन द जीन क्लोनिंग। तो पहला जो है उसका फीचर, पहला, इट मस्ट कंटेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेरी यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं होगा उस वेक्टर का जिसके अंदर हमारा इंसर्ट है, तो उसकी कॉपी नंबर यानी कि कॉपी नंबर उसका कैसे बढ़ेगा, यानी कि उसके कॉपीज की कैसे बढ़ेगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, सो दैट इट इज़ इंडिपेंडेंटली एबल टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। इसके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो वो सेल के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि जो डीएनए के पास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और अपना इंडिपेंडेंटली डिवाइड यानी कि रेप्लिकेट करेगा विद इन द होस्ट सेल। और इससे हमारे इंसर्ट का कॉपी नंबर बढ़ेगा। कॉपी बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा वो एक्सप्रेस होगा, जितनी कॉपीज रहेंगी उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा, उतना हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दिस implies that any foreign insert it carries is automatically replicated, ठीक है। ये पहला पॉइंट, इट मस्ट कंटेन origin of replication. Now second point, it should incorporate a selectable marker, a gene whose product can identify the host cell containing the vector. तो दूसरा फीचर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर है क्या, वो एक जीन है जिसका प्रोडक्ट हमें ये मदद करेगा कि वो हमें मदद करेगा टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल कंटेनिंग द वेक्टर। यानी कि जैसा कि हमने समझ लो कि होस्ट सेल में वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने होस्ट सेल ने वेक्टर को हमारे ले लिया है, कितने ने नहीं लिया है। तो उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए कि पता चले हमें कि हाँ भाई हमारा जो वेक्टर है वो होस्ट के अंदर चला गया है। तो उसके लिए ये सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ठीक है। ये वेक्टर के पास होना चाहिए। तो सेलेक्टेबल मार्कर एग्जाम्पल जो आगे दे रखे हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, जो कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं होस्ट सेल को जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए यानी कि जिनके पास हमारा वेक्टर है। सेलेक्टेबल मार्कर इंक्लूड जीन्स कन्फर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि वो जो जीन्स होते हैं वो कुछ जीन्स ही होते हैं, जीन के सीक्वेंस होते हैं। तो जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकता है, तो उसके अंदर अगर हम लोग अपना इंसर्ट जो है इंसर्ट कर देंगे तो ये जो जीन है वो काम नहीं करेगा। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ये पता है मैं डिटेल में उधर ही समझाऊंगी, नहीं तो फिर इधर समझाऊंगी फिर उधर भी समझाऊंगी। तो ठीक है, अभी ये याद कर लो कि जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं उसके अंदर जो जीन्स हैं वो हो सकते हैं ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंजाइम सच एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, ठीक है, ये जीन नहीं, मतलब इसका कोई जीन होगा वो बनाता होगा एंजाइम। एंजाइम सच एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच कैन टर्न सबस्ट्रेट ब्लू इन अ विसिनिटी ऑफ होस्ट सेल कॉलोनी। ये हम पढ़ेंगे उधर, ठीक है, अभी बस लर्न, ठीक है, और वहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंड जीन एक्सप्रेसिंग क्लीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन GFP विच कॉज होस्ट सेल कंटेनिंग द वेक्टर टू फ्लोरेस व्हेन व्यूड अंडर UV लाइट। तो GFP प्रोटीन रहेगा उसके अंदर, तो हम जब उसको UV लाइट यानी कि UV लाइट के प्रेजेंस में देखेंगे तो वो जो है वो चमकेगा, हमें चमकता हुआ दिखेगा वो होस्ट सेल। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो होस्ट सेल के अंदर पहुंच चुका है। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है, द वेक्टर मस्ट ऑल्सो हैव वन यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट विच कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग एन वेक्टर। Most of commonly used cloning vectors have more than one restriction site. They contain a multiple cloning site or polylinker. The MCS provide flexibility in choice and use of restriction enzyme. तो इसका क्या मतलब है कि जो वेक्टर है, वेक्टर के पास एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट्स होने चाहिए। जैसे कि समझ लो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास एक ये साइट है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है। एक इधर भी है दूसरा सीक्वेंस, वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है। तो इससे होगा क्या, तो अगर हमारे वेक्टर के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे तो हम लोग वहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ कर यहाँ से कट लगा सकते हैं और यहाँ पर अपने इंसर्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे तो अच्छी बात है, हम उतने इंसर्ट लगा सकते हैं। तो ये याद रखना कि यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट होगी तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग एन इंसर्ट, ठीक है। फिर MCS क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यही कि मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट्स है उसके पास,
तो हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट हमें मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वेक्टर इंसर्ट को, और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी डाइजेशन कराकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो हमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मिल जाती हैं जिनको हम पॉलीलिंकर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना सबसे मेन कि MCS क्या हेल्पफुल कहाँ है। तो MCS की प्रेजेंस से, यानी कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे अगर हमारे वेक्टर में, तो MCS प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस एंड यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे कोई और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पर कोई और यूज़ हो रहा होगा, पता चला यहाँ पर भी है तो यहाँ पे कोई और यूज़ हो रहा होगा। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि हम कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराएं, कहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना है वेक्टर, यहाँ पे करना है तो हम उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे, यहाँ पे करना है तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस देता है इन चॉइस ऑफ चूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उनका यूज़, ठीक है, ये याद रखना। नाउ फोर्थ है, अनदर डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज दैट इट शुड बी स्मॉल इन साइज, देयर बाई फैसिलिटेटिंग एंट्री एंड ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। यानी कि जो वेक्टर है वो स्मॉल हो साइज में, ताकि वो जो है होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो पाए। अ नंबर ऑफ वेक्टर have been developed incorporating these features, but only plasmid and bacteriophage based vector will be discussed। तो यहाँ पर हम अब वेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये सब पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।